नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 दिलचस्प मोड़ ले रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 2 दिन के बाद होना है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि बीजेपी का एक प्रत्याशी तो अभी से जीत गया, जबकि चुनावों के रिजल्ट तो 4 जून को आने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूरत में भाजपा के मुकेश दलाल की। सूरत में भाजपा के मुकेश दलाल की जीत से कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ने नोटा के रहते इस तरह की जीत की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं, तो कई ने इसे जायज भी ठहराया है। गुजरात के सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। दरअसल नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी 8 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच ली। इसके बाद भाजपा कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सूरत में एक दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद से दलाल की निर्विरोध जीत के कयास लग रहे थे। वहीं बसपा कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ने सबसे आखिरी में पर्चा वापस लिया। मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल का करीबी और विश्वस्त माना जाता है। सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले दलाल पहले सांसद बन गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में मतदाताओं के लिए नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का विकल्प है, तो फिर किसी उम्मीदवार को निर्विरोध कैसे जिताया जा सकता है? अगर कोई कैंडिडेट निर्विरोध जीतता है तो उसकी कानूनी मान्यता कितनी है? इन सभी सवालों के जवाब हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2013 में अपना फैसला दिया था, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में नोटा का प्रावधान इस्तेमाल शुरू हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि वह बैलेट पेपर्स या ईवीएम में नोटा का प्रावधान करे, ताकि वोटर्स को किसी को भी वोट नहीं करने का हक मिल सके। इसके बाद आयोग ने ईवीएम में नोटा का बटन आखिरी विकल्प के रूप में रखा। दरअसल रूल 49/0 के नियम के अनुसार किसी वोटर को यह हक है कि वह वोट नहीं करे। नोटा से पहले कोई वोटर अगर किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहता था तो उसे फॉर्म 490 भरना पड़ता था। हालांकि पोलिंग स्टेशन पर ऐसे फॉर्म भरना उस वोटर के लिए खतरा भी होता था। यह कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का उल्लंघन भी था। इससे वोटर की गोपनीयता भी भंग होती थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई कहते हैं कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो किसी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत ठहराना सही नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन में नोटा का विकल्प होता है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि किसी न किसी को जीत का सेहरा तो पहनाना ही होगा। वैसे भी नोटा सभी वोटर्स का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वोटिंग कराई जाए और एक वोट भी प्रत्याशी के समर्थन में पड़ा तो उसे ही जीता हुआ माना जाएगा। वैसे भी लोकतंत्र में नोटा को उम्मीदवार नहीं माना जा सकता। जो भी प्रत्याशी निर्विरोध जीतता है तो उसकी जीत कानूनी रूप से सही मानी जाएगी। किदवई आगे कहते हैं कि सूरत जैसी स्थिति से बचने के लिए विपक्ष को काफी तैयारी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। ऐसे में विपक्ष को डमी कैंडिडेट भी खड़ा करना चाहिए था, अपने उम्मीदवार को कवर देना चाहिए, जैसे अजीत पवार ने अपनी पत्नी के पक्ष में किया था, क्योंकि नामांकन किसी भी वजह से रद्द हो सकता है। अब आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। हालांकि चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि जहां इतने सारे उम्मीदवार नामांकन वापस ले रहे हों, वहां अपने स्तर से जांच जरूर कराई जानी चाहिए। जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि नोटा का विकल्प वहां लागू नहीं हो सकता जहां चुनाव में बस एक ही उम्मीदवार हो। ऐसे प्रत्याशी की निर्विरोध जीत होगी। जहां चुनाव में कई उम्मीदवार होंगे वहां नोटा का नियम लागू होगा। दरअसल हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी कि जहां एक प्रत्याशी होगा वहां भी नोटा का विकल्प होना चाहिए। तब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस बी कृष्ण मोहन की पीठ ने कहा था कि इस तरह का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी इस तरह का बदलाव चाहते हैं तो आप चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकार के पास जाएं। आपको यहां पर बताते हैं कौन संसद सदस्य बनने के योग्य नहीं है।
हमारे संविधान के अनुच्छेद 84A के अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतरने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तय की गई। 25 साल से कम उम्र होने पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4D के मुताबिक जिस व्यक्ति का नाम संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही वो व्यक्ति जिसे किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर प्रत्याशी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं किया तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी के अपने असली दस्तखत होने चाहिए। अगर यह साबित हो गया कि प्रत्याशी के बदले किसी और नामांकन पेपर पर हस्ताक्षर किए तो वह नामांकन भी खारिज हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा नामांकन पत्र में प्रत्याशी ने खुद से जुड़ी कोई जानकारी छिपाई या गलत जानकारी दी तो भी उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना होता है। उसके प्रस्तावक नामांकन पत्र भरने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव की अधिसूचना में निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले उसे वहां तक पहुंचाना पड़ता है। चुनाव आयोग के मुताबिक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर्स को नामांकन प्रस्तुत करते समय उसी समय प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। अगर पहली नजर में उसे कोई गलती दिखाई देती है तो उसे उम्मीदवार के ध्यान में लाना चाहिए। नामांकन पत्र में लिपि या मुद्रण संबंधी गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए और रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसी गलतियों को उम्मीदवार के ध्यान में नहीं लाना चाहिए।